आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं और रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। बट उससे पहले हम आपको मिलवाएं हमारे अपने गेस्ट से, जो इससे पहले भी हमारे शो में जो है वो आ चुकी हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है कि जिस तरह से ये मतलब एलिब्रेट करना या डिफ़ाइन करना या बताना या समझाना कह लें आप, इनका जो अंदाज़ है वो बहुत खूबसूरत है। बिकॉज़ कि जब मैं मिला क्योंकि देखें, हम जब चैनल पे शो कर रहे होते हैं तो हमें उन वर्ड्स का इस्तेमाल करना होता है जो आम आवाम तक जो है ना वो पहुंच सके और उन लोगों को समझ आ सके। ठीक है जी, तो ये मैंने एक चीज़ देखी कि सादिया के अंदर ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सादिया आप? ठीक हैं। वंस अगेन वेलकम। आप आए और आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। और सादिया के बारे में मैं बताता चलूँ कि सादिया डेंटिस्ट हैं और डेंटिस्ट के साथ साथ ये एक सीनियर डेंटिस्ट है। और इनकी जो डेजिग्नेशन है बेसिकली वो क्या है, मैं चाहूँगा कि सादिया खुद बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर द इनवाइट। और अब हम जो हैं वो माशाल्लाह आज की फैमिली हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे। और मैं जो है दिस इज़ 20th ईयर ऑफ माई प्रैक्टिस और आई एम सर्विंग डेंटिस्ट्री as an implantologist, as a gum graft surgeon, and as an orthodontist। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों के दांत टेढ़े हैं, बच्चों के, बड़ों के, उनको हम ठीक करते हैं। वो स्पेशलिटी जो है वो ऑर्थोडोंटिक्स कहलाती है। और जिन लोगों के दांत मिसिंग हैं या वो किसी वजह से टूट गए हैं बाय एनी मींस, बाय एनी रीज़न, मसूड़े ख़राब होने की वजह से या खुदा न खास्ता दांतों का ख्याल ना करने की वजह से, तो जो रिपेयर या आप समझें कि जो रेस्टोरेशन या जो उसके बाद का जो क्या कहते हैं उसको, हम किस तरह से उर्दू में उसको बोलें। हाँ यही देखिए, अभी मैं तारीफ़ कर रहा था कि इतने अच्छे से समझा लेती हैं। और अब जो है ना सादिया जो है ना मुश्किल में मैं ये सोच रही हूँ कि उसको उर्दू में क्या कहते हैं। तो रिप्लेसमेंट कह लें आप उसको, कि जो बेस्ट रिप्लेसमेंट होती है टू गिव अनदर टूथ विच साइमुलेट्स अ नियर नेचुरल टूथ, जो कि बिल्कुल नेचुरल टूथ के बराबर होता है। दैट इज़ अ फील्ड ऑफ इम्प्लांटोलॉजी एंड आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ दैट। आई एम वर्किंग एज अ फीमेल इम्प्लांटोलॉजिस्ट इन पाकिस्तान, जिसको इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज किया गया। क्या बात है, और क्या बात है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है जी। माशाल्लाह, क्या बात है। तो अच्छा, सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप में से जितने भी हमारी बहनें और भाई इस वक्त स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं, अगर कोई भी, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास डेंटिस्ट आ चुके हैं और सादिया हमारे पास 2 से 3 दफ़ा आ चुकी हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। तो अगर किसी ने भी ओरल डिजीज़ मतलब मुंह के बीमारी, मतलब दांत और दांत से रिलेटेड या गम से रिलेटेड किसी भी तरह की बीमारी से आपने बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमें ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए आज एंटरटेनमेंट आप हमारा पेज ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है यूट्यूब पे, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, वीडियोज़ और रेमेडीज़ सारी अपडेटेड है। और इवन जो डॉक्टर्स आते हैं उनके भी सारे जो रिव्यूज़ हैं और जो बातें हैं वो सारी आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। तो इसके साथ फर्स्ट कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जैनब भट्ट नाम है लाहौर से। जैनब भट्ट नाम है लाहौर से। जैनब भट्ट लाहौर से। कैसी हैं जैनब? लाहौर का मौसम कैसा है? लाहौर का मौसम बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है जी। तो फिर हमें कब बुला रहे हैं आप जब मर्जी आ जाना। अच्छा, जब मर्जी आ जाए। चले, सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, क्या कहेंगी जैनब, बताएं। एक्चुअली मेरे फेस पे ना बहुत ज्यादा एक्ने हो रही है, छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे दाने। ठीक है जी। अच्छा, और ब्लैक हेड्स भी हो रहे हैं। फेस लाइक पहले इतना अच्छा था, नॉर्मल स्किन थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो रहा है। एक ये, दूसरा मेरे बाल बहुत उतरते हैं।
अच्छा ठीक है ज़ैनब, इसके ऊपर आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं क्या बता देता हूँ, मैं तो वो खुद खाना पकाने का काम कर रहा हूँ, ठीक है, बट जो थोड़ा बहुत मुझे पता है वो हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। बाकी उम्मे राहिल और क्या कहेंगे हकीम शाह नज़ीर साहब जब हमारे शो में आएंगे तो हम उन तक ये आपका मैसेज पहुँचाएंगे और वो आपको सही रेमेडी जो है ना वो बता सकेंगे। अच्छा, बड़ी बातें हुई हैं कि दांतों को केयर करनी है, ब्रश की टाइमिंग होती है और ब्रश को 360 आपने लेके चलना होता है और वो सारी चीज़ें। तो गम्स की डिजीज़ में कौन कौन सी डिजीज़ आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, जैसे अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में बताऊं तो जैसे हमारी स्किन की लेयर्स होते हैं, ऐसे गम्स की भी लेयर्स होती हैं, ठीक है। जैसे सुपरफिशियल लेयर होती है, अगर उसका इन्फेक्शन होता है, जैसे सुपरफिशियल लेयर को हम कहते हैं जिंजाइवा इन अ मेडिकल टर्म, ठीक है ना। और अगर उसके सुपरफिशियल गम का कोई इन्फ्लेमेशन होता है या इन्फेक्शन होता है या रेडनेस होती है तो उसको कहते हैं जिंजिवाइटिस। तो जिंजिवाइटिस का जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है बेसिक स्केलिंग, पॉलिशिंग। आपने सुपरफिशियल क्लीनिंग करवा ली, सफाई कर ली, अपने दांतों की ब्रशिंग की अच्छे से, आपने अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन की, जो भी उसके तरीके होते हैं कि आपने रात का ब्रश किया, आपने जो है वो प्रॉपर उसका ख्याल रखा, गर्म पानी की कुल्ली कर ली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये फर्स्ट लेयर का जो इन्फेक्शन होता है ना वो सेटल हो जाता है। तो दैट्स द ट्रीटमेंट ऑफ जिंजिवाइटिस। अच्छा, अब जिंजिवाइटिस ये है, और सेकंड क्या था? दूसरा जो है वो जैसे ही लेयर्स डीपर डाउन जाती हैं तो उस पूरे बंच को हम कहते हैं पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। अच्छा, और उसकी बीमारी जी, और उसकी पेरियोडोंटल लिगामेंट के बारे में हम बात करेंगे एक कॉलर से बात करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, अदाब। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं मारिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी मारिया, क्या कहना चाहती हैं? चलो, तो मैं आपको बहुत बहुत सलाम कहना चाहती हूँ भाई, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे मोहब्बत है आपकी मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका पकाने का तरीका हमें इतना पसंद आता है, इस तरह से हम समझ आते जैसे हम घर बैठ के अपनी माँ से सीखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैंने ना यहाँ बात करनी है, जैसे कि बस मेरे मियाँ के ना जो दांत है ना वो बहुत ज्यादा पीले पीले हो रहे हैं। आप मुझे कुछ इस तरह का बताए कि वो घर बैठे ही ना साफ हो जाएं। अच्छा, ठीक है, पीले हो गए दांत आपके? इनके हस्बैंड के दांत? जी नहीं, मेरे नहीं, मेरे मियाँ। अच्छा, पीले हो गए, ठीक है। और कुछ पूछना है आपने मारिया? नहीं, और कुछ नहीं पूछना मैंने भाई, बस ये कहना कि आप फैसलाबाद में भी शो करें ना आके। बस इंशाल्लाह आप बुला लें, देखें फिर हम उड़ते हुए फैसलाबाद पहुंच जाएंगे, ठीक है? चले इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू वेरी मच मारिया। स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी डॉक्टर आपको बता देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मेरी बहन जी। तो मारिया, जो आप ये समझेंगे जो येलो टीथ का जो प्रॉब्लम होता है ना, वो प्रॉब्लम इस वजह से होता है कि कुछ दांतों के अंदर स्टेन मतलब एक्सेप्ट करने की या ससेप्टेबल होते हैं कि वो हर चीज़ कैच कर लेते हैं। उसके 2-3 बड़े रीज़न ये होते हैं कि उनके ऊपर प्लाग अक्यूमुलेशन ऑलरेडी हुआ होता है। मैं बार बार ये चीज़ मेंशन कर चुकी हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि आप रात का ब्रश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लाइक आफ्टर इवनिंग टाइम हमारी बॉडी का जो फाइट जोन होता है वो थोड़ा सा कम स्लो हो जाता है। तो और जो बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है वो इन्हांस हो जाती है, वो डबल हो जाती है, मतलब वो बैक्टीरिया जो है ना डबल हो जाते हैं। आप मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं कभी कभार वो स्टेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं। तो आपने जो है वो अगर रात का ब्रश नहीं किया तो वो प्लाग मुंह के अंदर अक्यूमुलेट करता है। फिर आप कुछ भी खाना पीना उसके अंदर करते हैं तो फूड के अंदर भी कलरिंग एजेंट्स होते हैं ना, वो कलर कैच करता है। तो आप अगर इसको मेंटेन कर लें ना घर के अंदर ही, कि अगर आपने एक हैबिट बना ली है कि आप जो है वो सुबह नाश्ते के बाद ब्रश कर लेंगे और रात को खाने के बाद ब्रश कर लेंगे, तो इंशाल्लाह ये वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा एक कॉमन रीज़न ये होता है कि इन लोगों में ज़्यादा कॉमनली पाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, स्मोक इनके एडिक्ट होते हैं। तो अगर इस तरह की किसी हैबिट में आपके हस्बैंड हैं तो उसको भी आप कोशिश करें कि उसको रिड्यूस करें। निकोटीन जो है ना आपने माइनस करना है। तो डॉक्टर सादिया का कहने का मकसद ये था मारिया मेरी बहन, कि जो जर्म्स जो
आपके जो बैक्टीरियाज जो आपके मुंह में होते हैं वो रात में आके वो डबल हो जाते हैं शाम के वक्त और रात के वक्त, और वो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो दांतों को पीला कर देते हैं, ठीक है। और उसमें जब आप खाना खाते हैं तो खाने में जो फूड कलर और चीज़ें शामिल होती हैं उनसे भी दांतों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। तो रात में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो जो ब्रशिंग है, और ब्रश करने से होगा क्या कि वो जो जर्म्स हैं, वो जो बैक्टीरियाज़ हैं वो डेड हो जाएंगे, ठीक है। फिर मॉर्निंग तक आपका जो बैक्टीरियाज़ हैं वो बाकी की चीज़ों से फाइट कर रहे होंगे और आपके दांत और गम्स जो हैं वो महफूज रहेंगे। जी डॉक्टर, आप बात कर रहे थे वो बड़ा मुश्किल पेरियोडोंटल लिगामेंट्स और पेरियोडोंटाइटिस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यानी कि जितनी डीपर लेयर ऑफ गम्स हैं उसकी अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है उसको हम कहते हैं पेरियोडोंटाइटिस। इसकी सिंपल सी एग्जांपल ऐसे है, जैसे अक्सर लोग कहते हैं, मैं स्केलिंग के ऊपर जनरली बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर आपका सुपरफिशियल लेयर ख़राब है तो आपका डीपर लेयर भी ज़्यादा ख़राब है। और बैक्टीरियाज जो हैं वो आप उसको साइमुलेट कर लें कि अगर हमारे घर में खाना पड़ा हुआ है तो लाजमी सी बात है कि कॉकरोच वहीं आएंगे, जहां कोने बने हुए हैं वहीं आएंगे। कोने ही मुश्किल होते हैं साफ करने के लिए। तो अगर आपने किचन का कैबिनेट साफ किया और आपने कैबिनेट के अंदर कुछ साफ नहीं किया, क्या बात है, तो सफाई तो ना हुई ना मुकम्मल, और आप उसके अंदर तो गंदी है, वो तो सामने से साफ हो गया, बस अंदर से जो है सारा। सो जिंजिवाइटिस या स्केलिंग का जो प्रोसीजर होता है इट्स जस्ट अ सुपरफिशियल क्लीनिंग व्हिच आई बिलीव के इज नो क्लीनिंग। तो आपने पेरियोडोंटाइटिस के लिए, जिसमें आप समझें कि अगर किसी को पेरियोडोंटाइटिस का प्रॉब्लम है तो उसको 4-5 चीज़ें बहुत कॉमनली उनके मुंह में होती हैं। बैड ब्रेथ होती है, ब्लीडिंग गम्स होते हैं, सोलन गम्स होते हैं, और जो है मेटालिक सा टेस्ट आता है मुंह के अंदर। बंदा जो है वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करता। तो अगर आप पेरियोडोंटल थेरेपी करवा लेते हैं जिसमें आप एक डीपर क्लीनिंग करते हैं, आप एक एंटी माइक्रोबियल माउथ वॉश यूज़ करते हैं, बाज़ वक़्त आप रिपेयर के लिए शहद का इस्तेमाल करते हैं अपने मुंह में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके गम्स को दोबारा जो है वो बेहतर बना देती हैं, रिपेयर कर देती हैं, रीजनरेट कर देती हैं। अच्छा, ये वजह क्या है? वजह यही है कि हमारी क्लीनिंग और ब्रशिंग और माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करना, या टेक्निक ठीक नहीं है, जिसकी वजह से ये बीमारी आपको जो है गम्स आपके। जी 2-3 कॉमन रीजंस होते हैं, बट उसका 90% जो शेयर है ना वो टेक्निक के ऊपर है। जैसे मसूड़े जो है वो ख़राब डायबिटीज़ में भी हो जाते हैं, या कोई सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं उसमें भी हो जाते हैं, बट दैट कैरीज ओनली अ 10% शेयर, ठीक है ना। कुछ मेडिसिन की वजह से भी आपको जो है ये गम हाइपरट्रोफी हो जाती है, लेकिन दैट कैरीज अ 10% शेयर। 90% ऑफ द टाइम आपकी ओरल हाइजीन मेंटेन ना होना, आपकी क्लीनिंग जो है वो प्रॉपर ना होना, या आप साफ तो कर रहे हैं दांत लेकिन आप उसकी टेक्निक फॉलो नहीं कर रहे ठीक से। मतलब मेन चीज़ आपकी टेक्निक है। टेक्निक अगर आपकी प्रॉपर होगी तो आपके गम जो हैं वो महफूज रहेंगे। खैर, एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रही हैं? जी भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं फायजा बात कर रही हूँ लाहौर से। फायजा लाहौर से। फायजा, लाहौर का मौसम तो बहुत हसीन है इस वक्त, जो अभी बताया गया है, ऐसा ही है? मैं आ रहा हूँ फिर लाहौर नेक्स्ट वीक। फिर आप सब ने जो है ना मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त से लाहौर के जो है ना बेहतरीन खाने बनाने, और हमने खाने फिर आके, ठीक है? जी 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 जलाल भाई जरूर। जी फायजा, क्या कहेंगी, क्या पूछना चाहती हैं? जी मेरा सवाल ये था कि मेरे दांतों में जैसे पीलापन है, ठीक है, जैसे बचपन में नहीं थे, बचपन में मेरे दांत जैसे साफ थे, जैसे कुछ हड्डी में मसला हो जाता है ना तो इस वजह से साफ नहीं हो पा रहे ना। ठीक है। ब्रशिंग सुबह और रात दोनों हो रही है? जी जी फायजा, आप ब्रश दोनों टाइम कर रहे हैं, सुबह और रात में? जी 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 दोनों टाइम कर रही हूँ। ठीक है, फिर भी येलोनेस है? जी जी ठीक है फायजा, आप स्क्रीन के आगे आ जाएं, अभी डॉक्टर आपको बताती हैं, ठीक है? थैंक यू जी डॉक्टर। जी, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जलाल के, जैसे उसको कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लोरोसिस, यानी कि हमारे पाकिस्तान में कुछ एरियाज़ या कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जिसमें पानी के अंदर फ्लोराइडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जब फ्लोराइडेशन किसी रीजन के अंदर ज़्यादा होती है ना
या वेल वाटर जो है, जो कुएं का पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, या बोरिंग का पानी जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं, तो दांत ना भुरभुरे से हो जाते हैं। सही है। एक ये रीज़न भी कॉमनली जो है तो वो देखा जाता हर है। किसी पे इफेक्ट नहीं करता, हर किसी की बॉडी जो है अलग रिएक्ट कर रही होती जी, है। जैसे कोई बंदा मोटा है, कोई शख्स मोटा है, कोई शख्स पतला है, किसी की स्किन मोटी है, किसी की स्किन पतली है, सेम गोज विद द एनामल ऑफ द टीथ। किसी के दांतों का जो एनामल लेयर है वो मोटा है, किसी के दांतों का एनामल लेयर पतला है। जो पतला है वो इजी टू इरोड है, बैक्टीरियाज को उसको इरोड करना इजी होता है, नंबर 1। और नंबर 2, कभी कभार जो है वो जो हमारे एनामल की फर्स्ट लेयर होती है, दैट्स द आप समझिए कि स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है। लोग उसको बहुत अग्रेसिव ब्रशिंग करके ना, वो तेज ब्रश करने, मेरी तरह जैसे दांत वो घिस गए हैं। बिल्कुल, मैं भी बहुत एग्रेसिव हो गया ये सोच के कि यार मतलब मैं जो है ना बड़ा तेज ब्रश करूंगा तो मेरे दांत बहुत साफ हो जाएंगे। दैट्स अ मिथ। आपके दांत तेज साफ करने से जो है ना रगड़ जाते हैं, आपने उसको रगड़ना नहीं है। सेकंड लेयर जो होती है वो होती ही येलो कलर की है, जिसको हम डेंटिन ऑफ द टीथ कहते हैं, वो होती ही येलो कलर की है। तो अब अगर आपने इनामल ही पूरा चिप ऑफ कर दिया है तो डेंटिन तो है ही येलो, आप उसको तो वाइटन भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर तो वाइटनिंग भी इफेक्टिव नहीं होती है। ओके, तो ये वाला एक रीजन मतलब एक दफ़ा मेरे ख्याल से ना मेरी बहन, आप एक किसी अपने करीबी जो आपके डेंटिस्ट हैं, और मैं कहूँगा कि मेक श्योर कीजिएगा 100 या 200 टाइम के वो डेंटिस्ट आपका 100% ठीक हो। ठीक है, कोई भी ये वो बाहर जो तस्वीरें लगी हुई होती है ना बड़ी बड़ी चाइनीज़ एक बंदे की या डॉक्टर की, और जो है ना 32 दांत लगाए हुए होते हैं उन्होंने, ठीक है, तो वो खुदारा उसके पास ना जाइएगा, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपने गम्स दिखाएं, चेकअप करवाएं और फिर उसके बाद बताइएगा। अच्छा, तो हम वापस चलते हैं डॉक्टर की तरफ, बट उससे पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि अगर आप में से कोई भी हमारी बहन हो या भाई हो या फ्रेंड्स हो, अगर डॉक्टर सादिया से सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। और अच्छा डॉक्टर, गम्स के हवाले से तो हमने बात की कि ब्रशिंग है। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा मैंने 1-2 चीज़ें ऐसी भी देखी कि दांत खोखले हो जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये किस तरह की बीमारी है? देखिए, ये जो खोखले हो जाते हैं ना, उसका भी जैसे दांत की ना 3 लेयर्स होती हैं। अगर आप उसको क्रॉस सेक्शन में कट करें तो अगर जो फर्स्ट लेयर है वही मैंने आपको बताया कि एनामल ऑफ द टीथ होते हैं। अगर एनामल के ऊपर, यानी कि जो हमारी सबसे पहली लेयर है दांत की, इसके ऊपर अगर कोई कैविटी हो जाती है तो जनरली पेशेंट्स को कोई पेन नहीं होता, बिकॉज ये एक पेनलेस सी लेयर है। क्योंकि दर्द नहीं होता तो लोग जो है वो उसको अवॉइड करते हैं कि ठीक है सुराख हो गया, चलने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना वाना फंसता है या कभी कभार वो ब्लैक एरिया हो जाता है, लोग बस उसको इग्नोर करते हैं। जैसे जैसे जो कैविटी है वो प्रोग्रेस करती है सेकेंड लेवल के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट लेवल के ऊपर जब कैविटी लगती है और सुराख होने लगता है या होल होने लगता है ना, तो अगर आप उसी वक्त पे फिलिंग करा लें या अपने डेंटिस्ट को विजिट कर लें तो यू कैन सेव एंड रिपेयर द टूथ, और उसको दोबारा से लाइफ मिल जाती है, मतलब वो डेड नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे आप सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो कैविटी प्रोग्रेस करती है तो बॉडी आपको अलार्म करती है बाय शोइंग सर्टेन सिम्टम्स ऑफ सेंसिटिविटी, के ठंडा गर्म लग रहा है, चाय पीने के ऊपर गर्म लग रही है चाय, आइसक्रीम खाने के ऊपर ठंडा लग रहा है, या एकदम कभी टीस आ रही है दर्द की। लोग उसके ऊपर क्या करते हैं कि वो जो मार्केट में हमें ओवर द काउंटर पेन किलर्स मिलते हैं वही लेके ना काम चलाते रहते हैं, डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते। हाँ, ये इग्नोर करते हैं, बहुत गलत है। मतलब डेंटिस्ट को विजिट करना करें और अपने देखिए एक दांत जो है ना आपके मुंह में, वो आप अगर उसको तोलने जाए ना तो वो बहुत महंगा है, लाखों रुपए का एक दांत है अगर आप उसको नेचुरल रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन हम लोग जो है वो इतने इग्नोरेंट होते हैं अपनी हेल्थ के हवाले से कि यार 32 दांत हैं तो 2 निकल भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी पूरी ऑक्लूजन, आपका पूरा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तो जब आप फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर के ऊपर ही आपको लगता है ना कि यार ठंडा गर्म लग रहा है, कैविटी हो गई है, होल हो गई है, गो विजिट योर डेंटिस्ट, गेट द टूथ ट्रीटेड। जितना अर्ली आप टूथ ट्रीट करवा लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, उतना ज़्यादा फायदेमंद बेहतर रहेगा। बेहतर है। तो इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? ज़ारा लाहौर से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी है तो उसके दांतों में हला है, ऊपर वाले दोनों दांतों में हला है, तो खून भी आता है, बुरश भी रोजाना करती है, फिर भी मसला है, ठंडा गर्म लगता है दांतों में। समझ गए आप जी। जहरा जी, आप थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। आप इस टीवी के सामने आ जाएं, अभी डॉक्टर आपको बता देती हैं। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
जी अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। अभी हम यही बात कर रहे थे कि जब सेकंड लेवल के ऊपर दांत के अंदर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है तो आपको बॉडी अलार्म करती है। मे बी आपकी बेटी के केस में वो सेकंड लेयर के ऊपर हो। अच्छा, जब सेकंड लेयर पे कैविटी होती है ना तो बॉडी अलार्म करती है फॉर द टाइम बीइंग, फिर सेटल हो जाती है क्योंकि सेकंड लेयर। कैविटी को डॉक्टर उर्दू में क्या कहेंगे? कीड़ा लग जाना, कीड़े लग जाना या खला बन जाना, जो अभी वो कह रहे हैं, निशान आ जाना, खाना फंसना, होल हो जाना, ये वाली चीजें जी, सुराख हो जाना जिसके अंदर खाना फंसता हो, आप जो है वो फिर उसको निकालते हो टूथपिक वगैरह से। सेकंड लेवल के ऊपर जो है वो बॉडी के अंदर एक रिपेरेटिव मैकेनिज्म होता है कुदरत की तरफ से, वो बार बार रिपेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट ध्यान नहीं देता तो थर्ड लेवल के ऊपर जो है वो हमारी नस होती है। जो नर्व्स होती हैं वो फिर सेंसिटिव होती हैं। एक दफ़ा दांत की नर्व एक्सपोज हो जाए, चाहे वो दांत टूटने से एक्सपोज हो, चाहे वो किसी डॉक्टर के पास जाने से एक्सपोज हो, चाहे वो कीड़ा लगने से एक्सपोज हो, चाहे वो कोई चीज़ खाने से एक्सपोज हो, वंस इट इज़ एक्सपोज्ड देयर इज़ नो वे बैक। आपका दांत अब जो है ना वो ख़राब हो गया है, ठीक है ना, तो अब आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ दो ही रह जाते हैं कि या तो अगर दांत का स्ट्रक्चर बाकी है तो आप उसको रूट कनाल करके, जिसमें एक प्रोसीजर होता है जिसमें आप नसों को निकाल देते हैं दांत की, और उसके अंदर फिर उसी तरह की आर्टिफिशियल नसों जैसा एक मटेरियल होता है उसको आप फिल करके ना दांत को सेव कर लेते हैं। तो दांत जो है वो होता अपने मुर्दा स्टेट में है, डेड स्टेट में है, बट वो फिर भी क्योंकि बोन के अंदर सबमर्ज्ड है, इंटीग्रेटेड है, तो आपके खाने पीने में मुर्दा हालत में ही काम आता है, मतलब वो दांत काम करता रहेगा। लेकिन स्टिल अगर आप जो है इस लेवल के ऊपर भी नहीं, मतलब रूट कनाल भी बहुत सारे पेशेंट्स नहीं करवाना चाहते, तो फिर उस सिचुएशन में दांत निकालना ही बेहतर ऑप्शन होता है। अदरवाइज़ यही इन्फेक्टेड नर्व जो है उसके नीचे जो है वो ग़िज़ा फंस के और इन्फेक्शन फैल के ना आपकी हड्डी तक पहुंच जाता है, जिसको फिर काबू करना जो है ना वो बाज़ वक्त बहुत मुश्किल होता है। और हमारे पास ओपीडी में इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं, सूजे हुए चेहरे के साथ, पूरी आंखों तक इन्फेक्शन किया हुआ, मुंह के पूरे डेंजर जोन कहते हैं इसको ना, उसमें आपका आंख, नाक, कान, कहते हैं कि रूट कनाल करा लेना चाहिए। जी, अगर आपको ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे अभी इन खातून का जो है ज़हरा का की बेटी का जो है ये मसला चल रहा है, आप उसको सिंपल सीधा मसला ना समझें, डेंटिस्ट के पास जाएं, फौरी इसको चेकअप करवाएं। अगर ये दांत किसी स्टेट में बच सकता है तो उनका रूट कनाल करवा के इसको सेव करें। तो ज़हरा, आप सबसे पहले फर्स्ट टाइम में छोटी को जो है ले जाकर डेंटिस्ट को दिखाएं। एक कॉलर हो रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम रमज़ान है। जी रमज़ान भाई। और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है जी रमज़ान भाई, क्या कहना चाहते हैं? मेरा भतीजा है छोटा, ठीक है, उसके दांत टूटा था, ठीक है, 7 साल का जब होता है ना बच्चा तो दांत टूटता है, ठीक है, वो दांत अभी तक आया नहीं, 3-4 महीने हो गए। कौन सा वाला दांत है? अच्छा, दांत कौन सा है और एज क्या है? एज उसकी तकरीबन 10 होगी, 10। ठीक है, 10 साल है। और दांत कौन सा है, फ्रंट का है या बैक का दांत है? फ्रंट का फ्रंट का दांत है। ठीक है, ठीक है रमज़ान भाई, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी डॉक्टर आपको बता देते हैं। अच्छा, अब इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाने के लिए ना मैं दोबारा आपको एक सिंपल वर्ड में समझाऊंगी कि आप ये समझें कि जैसे जो हमारा मुंह है वो एक रूम है जिसके अंदर 32 लोगों ने रहना है, ठीक है ना। अब अगर कमरे का डायमेंशन छोटा है या लोग बहुत बड़े बड़े भारी भरकम से हैं तो दोनों सिचुएशन में ना लोग फिट होंगे और ना कमरा बढ़ सकता है। इस तरह की सिचुएशन में जिसमें इंटीरियर दांत जो है वो 6 साल की उम्र में शेड ऑफ होते हैं और उसका नया वर्जन जो है या परमानेंट दांत जो है वो 7 साल की उम्र में या 8 साल की उम्र में इरप्ट होना होता है। जो दूध के दांत होते हैं वो सबको पता है कि छोटे छोटे बारीक बारीक पतले पतले से स्लीक से दांत होते हैं, और जो परमानेंट दांत होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं। तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि दूध का कोई ना कोई दांत जो है वो मुँह के अंदर रिटेन हुआ होता है और जबड़ा इतना छोटा होता है कि वो जो बड़े दांत होते हैं वो उस जबड़े के अंदर आ नहीं पाते। तो एक टर्म होती है, उसको कहते हैं सीरियल एक्सट्रैक्शन, यानी कि आपने दूध के दांत वक्त से थोड़ा सा पहले निकालने होते हैं ताकि पक्के दांतों को जगह मिल सके कि वो उस जगह को आके अकोमोडेट करें। ओके जी, ठीक है, मतलब उस जगह पे फिर इनको भी डॉक्टर के पास जी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना एक प्रॉपर एक्सरे करवाएं जिसको ओपीजी एक्सरे कहते हैं। उसमें बच्चे का जो जबड़ा है, जॉज हैं वो,
और जो जितने भी दांत हैं, क्योंकि इस स्टेज में जिसको अगली डकलिंग स्टेट कहते हैं, 8 से 10 साल की एज में बच्चे को, जब बच्चा होता है तो उसके मुंह में 2 तरह के दांत होते हैं, आधे दूध के होते हैं, आधे परमानेंट होते हैं। तो दूध के दांतों को आपने थोड़ा हिलजुल करानी होती है, यानी कि कमरे का थोड़ा सा डायमेंशन कुदरत बढ़ाती है, क्योंकि बच्चा ग्रो करता है। लड़कों में ग्रोथ थोड़ी सी देर में होती है, वो वैसे ही पतले दुबले से ही रहते हैं, उनका जबड़ा भी ग्रो नहीं कर रहा होता। देख लें बॉयज, आप लोगों से किस तरह से कहा जाता है, कहा जा रहा है, मतलब आप लोग लड़के जो है ना पतले दुबले से छोटे ही रहते हैं, फिर अचानक बड़े हो जाते हैं 12-13 साल के। देखें एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है सर। मैं ठीक ठाक सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मेरा नाम अब्दुल सत्तार, कराची से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर साहिबा से जो है ना ये दांतों के बारे में अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी अब्दुल भाई पूछें। ये मेरे सामने के ऊपर वाले दांत है, 2 जो सामने बिल्कुल स्ट्रेट पे है ना, वो फ्रंट में, इसके बराबर में दांत है, वो हिल के ना बिल्कुल पूरा ऐसे जैसे हिलता है, इनके मसूड़ों में खून आता है, फिर ये हिल के दांत गिर जाते हैं। तो बाकी जो मुंह में जो दांत मतलब बाकी सारे कीड़ों ने इनको काटा है, खा लिया है, जैसे आधा टूट गए और ये 4-5 साबित है। तो ये क्या होता है, ये खून इनके मसूड़ों से आता है, ठंडा गर्म लगता है, उसके बाद दांत जो है ना ये गिरते भी नहीं है, बहुत तकलीफ देते हैं और सूज हो जाते हैं, कि जख्म हो जाता है इनके सूजन। डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि क्या आप जो है ना आप टीवी के सामने आ जाएं, अभी डॉक्टर आपको बता रही हैं, ठीक है? आपकी क्लिनिक का क्या नाम था? अल खलीज। अल खलीज में आप आ जाएं और आप आके जो है ना ये प्रॉपर, मेरे ख्याल से आपको चेकअप की ज़रूरत है और बाकी डॉक्टर आपको बताएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी हमारा कॉन्वर्जेशन स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था कि जो प्रॉब्लम है बेसिकली 90% ऑफ द टाइम इज़ ऑफ पेरियोडोंटाइटिस। पेरियोडोंटाइटिस एक अग्रेसिव डिजीज़ है जिसमें एकदम नीचे से हड्डी भी ख़त्म हो जाती है, मसूड़े भी ख़त्म होने लगते हैं, दांत अच्छी खासे हालत में भी अगर होते हैं तो वो बहुत हिलजुल के गिर जाते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत सी भी है ना, अगर उसका पिलर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो अल्टीमेटली गिर जाएगी, उसने कुछ टाइम के बाद गिरना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई लैकिंग ज़रूर है। या तो आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, मल्टी विटामिन्स नहीं लेते हैं अपनी डाइट में, दूध दही लस्सी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रात का ब्रश बिल्कुल नहीं करते हैं, या फिर आप जो है वो कहते हैं ना कि टेक्निक आपकी ठीक नहीं है और आप साथ में कुछ ऐसी आदतें भी हैं कि जिसमें आप जो है वो स्मोक भी कर रहे हैं, छालिया भी खा रहे हैं, निस्वार भी ले रहे हैं, या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं, तो ये फिर सोने पे सुहागा हो जाता है कि वो ईद हो जाती है, बैक्टीरिया की ईद हो जाती है। जी तो बड़ा एंजॉय करते हैं। आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो जो है ना आपने सफाई का ख्याल रखना है, ब्रश टाइम पे करना है, माउथ वॉश का यूज़ करना है, ठीक है? फिर उसके बाद आप अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, और आप करते हैं कोई भी नशा तो वो आपको छोड़ना है कुछ टाइम के लिए, बेशक कुछ टाइम के लिए छोड़ दें या बिल्कुल कम कर दें अगर नहीं छोड़ सकते तो। और तीसरा, डॉक्टर को जाके ज़रूर दिखाएं, और अल खलीज अगर डॉक्टर के पास चले जाते तो वो तो क्या ही बात है, आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग सेफ़ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अगर आपका खाने का सिस्टम ठीक नहीं हुआ ना तो उसने अंदर जाके जो है ना और तबाही मचानी है और सिस्टम को जो है ना और ख़राब करना है। तो आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मेरी दुआएं आपके साथ। एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर रायगढ़ से बात कर रहा हूँ, एजाज नाम है मेरा। जी एजाज भाई, क्या कहना चाहते हैं? मेरा बच्चा है 10 साल का, ठीक है, तो उसके जो दांत है ना वो बाहर आ रहे हैं, बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। तो बस यही एक प्रॉब्लम है और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं और नहीं है। बस ठीक है, मैं अभी डॉक्टर से कह देता हूँ, आपको बताएंगे। आप अंगूठा पीते? अंगूठा चूसता है? अंगूठा नहीं पीता। नहीं, ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी आपको डॉक्टर बता देती हैं। थैंक यू वेरी मच
जी डॉक्टर। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया ना कि 10 इयर्स की एज जो है ना वो अगली डकलिंग स्टेज है। इसमें आपके जो जॉस का डायमेंशन होता है ना वो नेचुरली ग्रो हो रहा होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि अपर जॉ की ग्रोथ ज़्यादा होती है और लोअर जॉ की ग्रोथ कम रह जाती है। जबड़ा मतलब ऊपर का जबड़ा और नीचे जल्दी का ग्रो जबड़ा कर जाता है, लोअर का जबड़ा जो है ना वो किसी वजह से पीछे रह जाता है और वो ग्रोथ में आगे नहीं बढ़ता। तो इस एज में जो 10 से 11 साल 9 से 11 साल की एज होती है इसमें हम कोई फिक्स्ड ब्रेसेस नहीं लगाते हैं। और हमने जो है वो एक अप्लायंस आता है जिसको कहते हैं ट्विन ब्लॉक अप्लायंस, जिसमें जैसे अगर सिर्फ ऊपर के जबड़े के होने की वजह बाहर होने की वजह से दांत बाहर को महसूस होते हैं, तो बाज़ वक्त ऐसा होता है कि ऊपर का जबड़ा अपनी जगह पे ठीक होता है, सिर्फ लोअर का जबड़ा पीछे होता है, इसलिए हमें लगता है कि यार वो दांत बाहर हैं। तो एक अप्लायंस आता है उसको कहते हैं ट्विन ब्लॉक अप्लायंस। वो जब बच्चा पहनता है आपको डेफिनेटली अपने डॉक्टर के पास जाके या डेंटिस्ट के पास जाके वो बनवाना पड़ता है। तो उससे आपका जो लोअर जॉ की ग्रोथ होती है ना वो बढ़ जाती है, वो बढ़ जाती है, तो वो बैलेंस हो जाता है। मतलब दोनों जबड़े जो हैं ऊपर के और नीचे के वो बराबर आ जाएंगे, बैलेंस हो जाते हैं, तो दांत आपको पीछे महसूस तो इसके लिए भी आपको डॉक्टर के पास विजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब लुबे-लुबाब ये है कि आपने साल में कम से कम 2 विजिट नहीं तो 1 विजिट तो आप पे वाजिब है कि आपने जाना ही जाना है, फर्ज है। मतलब कि आपने डॉक्टर के, मैं वाजिब इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप चले जाएं, ठीक है जी, फर्ज है कि आपने जाना है डॉक्टर के पास और जाकर अपना ये कोई एक मुआयना करवाएं। ये एक छोटी चीज़ नहीं है, इसमें आपको अपना ख्याल रखना है। अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको ओरल डिजीज़ से बचना है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच सादिया, आपके साथ गुजरा टाइम पता ही नहीं चला और कैसे ख़त्म हो गया और बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ लर्निंग थी। मेरे टीचर्स में उस्तादों में एक इजाफा और हो गया, उम्मे राहिल और शाहनज़ीर और बिल्किस आपा तो मेरे उस्ताद थे ही थे। एक और लर्निंग स्टेज जो है ना आप हो गई है कि सादिया से सीख रहे हैं। खैर, तो थैंक यू वेरी मच, आपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। इंशाल्लाह फिर आपसे जल्द मुलाकात हो रही है। बिल्कुल इंशाल्लाह। आज का तड़का। अच्छा जी, बड़ी प्यारी बातें सादिया के साथ रहीं और पूरा हमने ये जो सेगमेंट्स थे ये निकाले और इसमें हम वाकई में ये बात सच है कि हम अपने दांतों को वो या ओरल जो हमारे मुंह की बीमारियां हैं उनको हम इतना लाइटली ले रहे होते हैं, हम उसको सीरियस नहीं लेते और वो बाद में जाके जो है ना इतना नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा, अगर आपने देखा होगा एक एज में आके सबसे पहले दांत गिरना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कि हम उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते या हम उसका ख्याल नहीं रख रहे होते, फिर जिसकी वजह से हमारा खाना पीना और चीज़ें हम ले नहीं पाते, सही तरह से खा नहीं पाते। अच्छा, अब वो जब चबेगा नहीं या चबाया सही नहीं जाएगा तो अंदर जाने के बाद मैदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, मैदे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो आपका मैदा भी एक टाइम के बाद काम करना छोड़ेगा, ठीक है जी। तो होगा क्या कि फिर जब मैदे ने काम करना छोड़ा तो फिर कई तरह की बीमारियाँ, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इशू, फिर बहुत सारी और बीमारियाँ आपको पकड़ेंगी, ठीक है जी। अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी बीमारियाँ, गैस्ट्रो जैसी बीमारियाँ अगर आपको लग जाए तो फिर उसके साथ बहुत सारी बीमारियाँ आपको चारों तरफ से कवर कर लेती हैं। तो मेक श्योर करें कि पहला जो स्टेप है, जो ओरल जितनी भी डिजीज़ हैं, आप अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ हो, बट एहतियात जो है ना वो सबसे बेहतर है। खैर जी, आज हम बना रहे हैं स्वीट एंड सावर सूप और उसके अलावा हम बना रहे हैं वेजिटेबल सूप, ठीक है। वेजिटेबल सूप्स के अंदर अब अगेन, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा ना पहले हम बता दें आपको, क्योंकि अच्छा ये मैंने यहाँ पे ब्रॉथ जो है हमने दानिश भाई ने बनाकर हमारे लिए रख दिया है, ठीक है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, बर्नर ऑन कर देते हैं ताकि हम कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है जी। सूप्स बेसिकली कई तरह के होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमने हम घरों में जो बनाते हैं या तो हम चाइनीज़ सूप बना लेते हैं जिसमें हम अंडे शामिल कर देते हैं, एक बेस बन जाता है, ब्रॉथ बन जाता है, उसके अंदर हमने अंडा, कॉर्नफ्लावर जो कि अभी मैं बनाऊंगा हॉट एंड सावर सूप, ठीक है, और उसके अंदर फिर आप तमाम वेजिटेबल शामिल कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। फिर एक सूप बनता है क्लियर, जिसमें सिर्फ पानी का जो सूप होता है वेजिटेबल, ठीक है, क्लियर सूप होता है। फिर उस इन 2 सूप्स के अलावा भी बहुत सारे सूप्स हैं, ठीक है जी। फिर आपके वेजिटेबल सूप्स में ब्लेंडेड सूप्स हैं जिसकी कंसिस्टेंसी जो है थिक होती है। फिर क्रीमी सूप है जिसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। फिर लेंटिल सूप है जिसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। फिर मीट बेस्ड सूप है जिसकी कंसिस्टेंसी थिक भी होती है और क्लियर भी होती है,
ठीक है। तो ये जो सूप्स हैं ये इतने हेल्दी और इतने मज़ेदार सूप्स हैं जो हम घरों में बनाते नहीं हैं, हम अपने बच्चों को आदी नहीं करते हैं, हम अपने बच्चों को पिलाते नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमें पिलाना भी चाहिए, बनाना भी चाहिए। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं जितने भी जो सूप्स हैं उनके बेस क्या है, उनकी बेस है ये स्टॉक, ठीक है जी, जो इस वक्त मेरे पास यहाँ पे रेडी है, ठीक है जी। इसमें इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आपने तमाम वो वेजिटेबल जो जैसे कैरेट है, अनियन है, लीक है, सेलरी है, ठीक है, इवन जिंजर भी आप ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर होल, बे लीफ और हड्डियाँ, ठीक है। चाहे वो चिकन का बना रहे हैं तो चिकन की हड्डियाँ, मछली का बना रहे हैं तो मछली की हड्डियाँ, बीफ का बना रहे हैं तो बीफ की हड्डियाँ। तो उन हड्डियों को इन सब्ज़ी के साथ ऐड करके पानी शामिल करके और उसको पकने के लिए छोड़ दें स्लो फ्लेम पे। जब वो पक जाए तो वो क्लियर जो स्टॉक ब्रॉथ जो रेडी होगा वो आप सूप्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है फिर इसके बाद बहुत सारे सूप्स ऐसे हैं जिनमें आपको स्टॉक ब्रॉथ ऐड करने की ज़रूरत है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आप टमाटर का सूप बनाते हैं, आप टमाटर और गार्लिक को लेकर, ठीक है, हल्का सा ऑयल लगाएं, सॉल्ट पेपर डाल के उसको ओवन में बेक कर दें, ठीक है, और रोस्ट होने के बाद आप रोस्टेड टमाटो एंड गार्लिक सूप बना लें, ठीक है। इसी तरह से फिर स्मोक टमाटो सूप बन सकता है, फिर टमाटो बेसल सूप बन सकता है, फिर टमाटर के ही बहुत सारे सूप्स बन सकते हैं। फिर ये गरम सूप्स के बाद फिर कोल्ड सूप्स होते हैं, कोल्ड सूप्स के अंदर गस्पाचोज होते हैं, ठीक है जी। एक कॉलर उनसे बात करते हैं फिर सूप की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशल कैसे हैं? जी भाई, मैं ठीक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ गायब हो भाई? मैं यहीं पर ही हूँ, कहीं नहीं हूँ, बस फीवर हो रहा था घर में सबको और मुझे। हाँ, फीवर हो रहा था ना घर में सबको और मुझे, बस उसी में बिजी थे। ओहो, फीवर। ये असल में जो है ना मसला पता है क्या है, ये मौसम चेंज हो रहा है ना, एकदम ठंड होती जा रही है कराची के अंदर, तो उसकी वजह से ये वायरल चल रहा है। लोगों को जिस्म बॉडी पेन है, ठीक है, फीवर हो रहा है, बुखार हो रहा है, फ्लू हो रहा है, गले में दर्द है, कफ है, खांसी हो रही है, तो ये सारी चीज़ें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। दवाई वगैरह लिया आपने? जी लिए। जी यशल, क्या कहना चाहेंगी? मुझे शो में आना है ना फिर से। लो, ये क्या बात कर दी आपने, ये तो शो ही आपका है, जब दिल करे आ जाओ। जी ठीक है। ठीक है जी जी, बस दानिश भाई से बात कर लें आप मेरा बेटा, ठीक है, और दानिश भाई आपके साथ कोऑर्डिनेट करके फिर आप आ जाओ, ठीक है? ठीक है भाई। ओके मेरा बेटा, ओके, थैंक यू, बहुत ज़्यादा। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, आप भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आपने ऑयल ऐड किया, ऑयल ऐड करने के बाद, अच्छा अब स्टॉक मेरे पास बना है तो इसलिए हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे, ठीक है। गार्लिक ऐड करने के बाद आपने गार्लिक को पकने के लिए रखना है, ठीक है। और ये स्पून मैं इसमें रख देता हूँ ताकि हम ट्रांसफ़र करने में हमें इशू ना हो, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फ़ीडबैक, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही यूट्यूब पर हमारा चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम वीडियोस, रेमेडीज़ और शोज़ हमारे अपलोड हो चुके हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन किया, और इसके बाद गार्लिक को जैसे ही लाइट मतलब लहसुन को जैसे ही हल्का सा कलर आता है, उसके बाद आपने प्याज को अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ा मोटे क्यूब्स मुझे दानिश भाई ने काट के दिए, अगर आप चाहें तो इसको बारीक भी कटिंग इसकी आप कर सकते हैं, ठीक है जी। मतलब थोड़ा फाइन कट भी इसका आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कटिंग, ठीक है। अनियन को जैसे गार्लिक को जैसे ही लहसुन को कलर आ जाता है थोड़ा सा, ठीक है, फिर आपने इसमें प्याज शामिल करनी है, ठीक है। प्याज शामिल करने के बाद अब लहसुन के साथ प्याज को अच्छी तरह से
कुक कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। प्याज शामिल करने के बाद आपने इसको थोड़ा सा कुक करना है, पकाना है। फिर इसके बाद कैरेट, ठीक है, गाजर की कटिंग भी आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया डन। इसमें एक वेजिटेबल सूप बनता है, एक तो ये क्लियर अभी हम बना रहे हैं, फिर इसके अलावा एक सूप बनता है मिनेस्ट्रोनी। ठीक है, मिनेस्ट्रोनी इज़ अगेन बेस्ड ऑन टोटल वेजिटेबल एंड मीट। ठीक है जी। अब वेजिटेबल्स के अंदर लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, कैबेज, बेल पेपर, ग्रीन अनियन, ग्रीन बीन्स, ब्राज़िल स्प्राउट, ठीक है, और जुकीनी, ठीक है, और जो वेजिटेबल आप उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप तमाम वेजिटेबल्स मिनेस्ट्रोनीस के अंदर ऐड कर सकते हैं, इवन के बीन्स। ठीक है, फिर उसमें बीन्स के अंदर आपका रेड किडनी बीन्स है, वाइट किडनी बीन्स है, ठीक है, फिर आपके चिक पीज़ हैं, जो भी बीन्स हैं आप उसमें लेग्यूम्स हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। वो शामिल करने के बाद आपने उसको टमाटो पेस्ट के साथ एक ज़बरदस्त सा बेस बना के फिर उसमें तमाम वेजिटेबल्स ऐड करके फिर ब्रॉथ और मीट ऐड कर देना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अनियन और कैरेट को अच्छी तरह से कुक किया। ठीक है, ये हो गया डन। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद हमने इसमें ये ग्रीन बीन्स शामिल कर दिए। ठीक है, ग्रीन बीन्स शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा से पका लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यूजुअली जो कमर्शियली जब हम रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं तो हम रेस्टोरेंट के अंदर इन वेजिटेबल्स को ब्लांच करके अपने पास रख देते हैं। हम इसको ज़्यादा देर स्टॉक में या ब्रॉथ में रखते नहीं हैं। क्यों? बिकॉज के जो वेजिटेबल्स हैं वो अपना कलर छोड़ देते हैं। जब आप घर पे बनाएंगे तो आपने बनाने के बाद फ़ौरन उसको सर्व भी करना होगा, बट हमें जब हम रेस्टोरेंट के अंदर चीज़ें या होटल में जब चीज़ें बनती हैं तो उनमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि कलर्स भी मेंटेन रहे, सूप का फ्लेवर भी अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हमने ग्रीन बीन्स शामिल कर दिए। ठीक है, ग्रीन बीन्स शामिल करने के बाद अब इसके अंदर हम ये चिकन जो है वो शेड इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। तो ये शेडेड चिकन शामिल करने के बाद अब आप चाहें तो इसमें चिकन के क्यूब्स काट कर भी आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है जी। फिर हमने इसमें नमक हस्बे जायका शामिल कर दिया। ठीक है, पाउडर और ब्रॉथ। ठीक है, फिर इसके अंदर ये पेपर शामिल कर दिया। ठीक है, डन। अच्छा, अब लाल मिर्च का पाउडर या काइन पेपर ये हस्ब ज़रूरत आप ऐड करेंगे, अदरवाइज़ इसको ऐड करने की कोई रॉकेट साइंस ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐड कर दिया हमने और इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। ये हो गया डन। अब हमने करना क्या है कि जो ब्रॉथ हमने स्टॉक जो हमने बनाया है, ठीक है जी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, अब सूप की कंसिस्टेंसी आपके हाथ में है कि आप कितना इसमें स्टॉक ब्रॉथ ऐड करते हैं और इसको कितना आप गाढ़ा बनाना चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास ये सूप इस वक्त रेडी हो चुका है। ठीक है जी। अब ये इस वक्त इतना रनी है कि आपको ब्रॉथ भी आएगा, शोरबा भी आएगा और वेजिटेबल्स भी आएंगी। ठीक है, अब क्वांटिटी अगेन आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और ऐड कर रहा हूँ बिकॉज के वेजिटेबल हम थोड़ा डिवाइडेड रखेंगे। ठीक है, ये हो गया डन।
अच्छा जी, यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया और ये यस ठीक है जी। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद स्वीट एंड सार जो हम सूप बना रहे हैं उसके लिए कुकिंग ऑयल ऐड किया, और कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हम यहाँ पर गार्लिक इसमें शामिल करेंगे। ठीक है जी। गार्लिक शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छे से कुक करना है, पकाना है। ठीक है, गार्लिक वंस डन होता है, हम इस सूप की कोई साइंस नहीं है, आपने बेस बनाना है बेसिकली। ठीक है, चाइनीज़ जितने भी सूप्स हैं उनके बेस क्या है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ पर आपने ठीक है स्टॉक जो है इसमें ऐड कर दिया। स्टॉक ऐड करने के बाद डन, इसको हम वापस बर्नर पे रख देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और इसको अच्छी तरह से आपने अब पका लेना है। ये हो गया डन। अब हमने करना क्या है जी कि एक बॉल लेकर, ठीक है, इस बॉल में हम 2 अंडे, वाह वाह वाह, ठीक है जी, और इन दोनों अंडों को इस तरह से हम तोड़कर, ठीक है, सेपरेट रख देते हैं। और इनको आपने यॉक को तोड़कर खाली इस तरह से हल्का सा मिक्स कर दिया। ठीक है, ये हो गया डन। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। स्लो करने के बाद यहाँ पर आपने, ठीक है, अंडे जो हैं जो आपने तोड़े थे वो इसमें आपने इस तरह से शामिल कर दिए। ठीक है जी, ये हो गया डन। परफेक्ट। शामिल करने के बाद अब इसी बॉल में हम कॉर्नफ्लावर निकाल लेते हैं। ठीक है, और कॉर्नफ्लावर निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। इतना पानी आपने इसमें शामिल करना है कि सूप की कंसिस्टेंसी जो है थिक करने के लिए आपके पास इनफ कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर रेडी हो। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी आदाब आहाना, कैसे हैं? आदाब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ खैर खैरियत से बिल्कुल। आज नहीं है, मैं आपको लाइव देख रही हूँ। क्या बना रहे हो आज आप? आज हम आहाना हम बना रहे हैं स्वीट एंड सार सूप बना रहे हैं, और एक वेजिटेबल सूप हमने बनाया। अमेजिंग। हाँ जी, ये ऐसे भी ये मौसम इस तरह का हुआ है कि सूप पीने को दिल चाहता है। अच्छी बात, बिल्कुल, मैं भी ट्राई बिल्कुल। करूंगी। कल की रेसिपी की तारीफ करनी है। कल की रेसिपी बड़ी मजेदार थी आपकी। सॉरी, दोबारा कहिएगा। आहाना, चिकन पकौड़े जो आपने कल बनाए थे, जी 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 जी, एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच, आउटस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब आपने दोनों ट्राई करनी है, आज सूप की रेसिपीज़ भी ट्राई करनी है आपने, और पकोड़े करी की भी रेसिपी ट्राई करनी है आपने। ठीक है, हेलो, चलेंगे? चलें, थैंक यू वेरी मच आना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने यहाँ पे सॉल्ट, पेपर, ठीक है जी, और केचप, ठीक है, ये ऐड किया हमने। शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, ताकि ये
एक जान हो जाएं। ठीक है, अब इसका कलर देखें आप, तो कलर इसका चेंज हो चुका है। ठीक है, ये हो गया डन। अब इसमें आप अगर आप देखें तो एग जो है किस तरह से आपका हमने इसमें ऐड करके बॉईल किया है। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, मैं थोड़ा सा इसमें नमक चेक कर लूँ बस मुझे। स्वीट भी है, ठीक है जी, और नमक थोड़ा सा ऐड करते हैं इसमें, और उसके बाद ये हो गया डन। ठीक है, अब हम इसकी कंसिस्टेंसी को, ठीक है जी, थिक कर देंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लावर जब भी आप ऐड करेंगे तो पानी हो या सूप हो या सॉस हो, बॉइलिंग पॉइंट पर होना चाहिए। ठीक है जी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है ताकि कॉर्नफ्लावर सही से काम करे। ठीक है, ये हो गया डन। अब यहाँ पे देखें ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें ये कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। अब इसको हम हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरह से मिक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा और कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ये हो गया डन। आई थिंक मेरे ख्याल से ये थिक हो चुका है। अच्छा, अब आप जितना गाढ़ा पसंद करते हैं पीना सूप, उस हिसाब से आप इसको गाढ़ा कर लें अपने हिसाब से। जितनी कंसिस्टेंसी आप थिक चाहते हैं, जितना सूप थिक पीना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर को शामिल कर लेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड होने, तो उससे भी वेजिटेबल्स की वजह से भी ये गाढ़ा होगा। ठीक है जी। तो कॉर्न, ठीक है, हमने इसमें ऐड कर दिया। अब कॉर्न ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ ये स्वीट सा? मैं अब्दुल्ला बोल रहा हूँ। अब्दुल्ला बात कर रहे हैं जी। अब्दुल्ला, कितनी उम्र है आपकी? क्या उम्र है आपकी? 11। अब्दुल्ला, हमारी पहले बात हुई थी ना? नहीं हुई पहली थी? दफा हो रही है जी, पहली दफा हो रही है। पहली दफा हुई है। चलो, आपको वेलकम करते हैं फैमिली में। क्या फरमाइश करोगे अब्दुल्ला? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाइट कॉर्न कैसे बनाते हैं? क्या चीज? व्हाइट कॉर्न कैसे बनाते? मैं आपको बता देता हूँ। और कोई फरमाइश है आपकी? गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो है ना, वाइट कौरमे का बोल के गायब हो गया अब्दुल्ला। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से और बहुत सारी दुआएं। ठीक है जी। और यहाँ पर अब हमने कैरेट, कैबेज, ठीक है जी, ग्रीन चिलीज़ और कॉर्न सही सूप में शामिल कर दिया। ठीक है, और इसको अब हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। ये हो गया डन। ठीक है, अब देखें तो इसकी कंसिस्टेंसी आपको सूप की थिक होती हुई नज़र आ रही होगी, बिकॉज कि इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड हो गए हैं। ठीक है जी। अब अगर आप इसको और गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसको बॉइलिंग पॉइंट पर आने दें एक दफ़ा, ताकि वेजिटेबल्स भी पक जाए अच्छी तरह से, और फिर उसके बाद आप इसको अलग से ये वेजिटेबल सूप भी मैं आपको दिखा दूं कि कहाँ तक पहुंच गया। अब वंस ये बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया है, ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर ये जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर हमने रेडी किया था, ठीक है, ये हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, और उसके बाद ये हम सूप को और गाढ़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, अब आप इसमें जिस तरह से हमारे पास सोया सॉस, चिली सॉस और विनीगर ये सेपरेट रखा है हमने। ठीक है जी। अगर आप
सूप में ऐड करना चाहते हैं तो आप सूप में भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप सेपरेट सर्व करना चाहते हैं थोड़ा सा नमक और ऐड होगा इसमें, ठीक है जी। और ये हमने इसको, अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें तो ये थिक है काफ़ी, ठीक है। तो ये परफेक्टली सूप इस वक्त रेडी है, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया सोया सॉस एंड बाकी की चीज़ें, तो सोया सॉस के अंदर मेक श्योर के सॉल्ट लेवल जो है वो वैसे ही ज़्यादा होता है, तो आप इसमें सोया सॉस और सारी चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। बट मैंने ये सेपरेट सर्व करने के लिए रखा था कि ऑन टॉप हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा सा विनीगर, ठीक है जी। तो ये 3 चीज़ें हम सेपरेट सर्व करेंगे, और ये मैंने थोड़ी थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी ताकि आप अगर शामिल करके बनाना चाहें तो आप इसको शामिल करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया डन। और अब हमने वाह, गुड जॉब जलाल। अच्छा, मैं अपने आप को खुश शाबाशी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने ग्रीन अनियन ऑन टॉप, ठीक है। और ग्रीन अनियन ऐड करने के बाद अब हम इसको कैप कर देंगे, तो ये हमारा स्वीट एंड सार सूप रेडी। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो वेजिटेबल सूप था हमारा, ठीक है, ये भी तैयार हो चुका है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर रखा है बिल्कुल, ठीक है। आप इसमें चाहें तो इसको थिक फॉर्म में भी बना सकते हैं, अगेन ये आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें रूह ऐड कर सकते हैं जो कि फ्लावर और बटर का होता है, ठीक है जी। वाह। तो व्यूअर्स, दोनों सूप्स रेडी हैं। अब बारी है प्रेजेंटेशन की, ठीक है जी। इन दोनों सूप्स को मैं बॉल में सर्व करूंगा। अच्छा जी, असद भाई हमारे जो है ना वो कभी कभार हमसे मजाक कर जाते हैं, तो वो अगेन वैसे तो हमेशा ही होती है मजाक, होता है मजाक, बट आज क्यों हमें पहले मिल गया था, हम बोलना शुरू करने वाले थे कि रोक दिया गया हमें। खैर, तो आज हमने ये सूप दोनों, आई एम श्योर कि आज का शो आप लोगों को पसंद आया होगा। जो बातें हमने की वो बातें आप उनको बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, बिकॉज के अपनी केयर करना या अपने आप से प्यार करना या अपने लिए ऑब्सेस होना या अपने आप को सोचना या अपने बारे में सोचना, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि बिकॉज के आप ठीक रहेंगे तो सब ठीक रह सकता है, ठीक है जी। आप अगर ठीक नहीं रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, ये चीज़ आप जहन में बिठाएं। तो आज के जो दोनों सूप्स हैं आपने ज़रूर ट्राई करने हैं, और ट्राई करने के बाद अगेन हमेशा की तरह फीडबैक देना है। वेजिटेबल जो क्लियर सूप थे, इसी तरह से इसमें चिकन हमने ऐड किया, यहाँ पे फ़िश ऐड हो सकती है, यहाँ पे मटन ऐड हो सकता है, यहाँ पे बीफ ऐड हो सकता है, यहाँ पे लैम ऐड हो सकता है, यहाँ पे जो भी आप और वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो सारी वेजिटेबल्स ऐड हो सकती हैं, जैसे कि हरी गोभी है, सफ़ेद गोभी है फूल, ठीक है जी, और बाकी खोसा है, ठीक है जी, और खोसे के अलावा कैरेट, हमने ग्रीन बीन्स, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं आप बेहिसाब किस्म के, ठीक है। लाल बंद गोभी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, चाइनीज़ गोभी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बहुत सारी और सब्ज़ियाँ हैं जो आपकी सबसे फेवरेट सब्ज़ी है, जो कच्ची खाई जा सकती है या पका के खाना, वो वेजिटेबल जो रूट हार्ड वेजिटेबल्स हों, या जो दूसरी वेजिटेबल जैसे आप पल्पी एग प्लांट, बैंगन ऐड नहीं कर सकते चाहिए, या तुरई या लौकी ऐड नहीं कर सकते। लौकी भी ऐड हो सकती है बट उसका सीड्स निकाल कर उसका हार्ड पार्ट के फाइन डाइस काट कर आप ऐड करते हैं तो वो भी शामिल हो सकती है, ठीक है। तो अगेन क्लियर, सूप के अंदर आप कुछ भी ऐड करना चाहें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से थिक सूप में आपने कंसिस्टेंसी वो थिक कर दी,
तो फिर उसके बाद अगेन इसमें भी आपके पास बेहिसाब ऑप्शन हैं, आप इसमें भी ऐड करके बेहिसाब सूप बना सकते हैं। फिर एक दिन हम रखेंगे जो क्रीमी और थिक जो रू बेस्ड जो सूप्स होते हैं, या हम कभी लेंटिल सूप की तरफ जाएंगे तो हम सूप्स वो भी बनाना सिखाएंगे। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ आज की रेसिपीज़ भी आपको पसंद आई होगी। तो अगेन ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर। और इंस्टाग्राम और फेसबुक हमारा आज एंटरटेनमेंट, और यूट्यूब भी आज एंटरटेनमेंट। तो तब तक के लिए कल फिर हाजिर हो जाऊंगा जी। तो कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज का तड़का।